ठीक है। देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमने कहा है वोल्टेज रहेगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। हमने एनालिसिस करके निकाला हमारा करंट रहेगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इफ दैट इज द केस तो ध्यान में आएगा वोल्टेज एंड करंट इसके बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस रहेगा। और आई एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आई एम है वी एम अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, दिस ओमेगा एल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। यूनिट ओमेगा ही रहने वाला है। ठीक है, यहां तक हम कल पहुंचे थे। फिर हमने देखा था कि एवरेज पावर निकालनी है। अब एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने ग्राफ में भी दिखाई है। वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये V है, ओमेगा टी एंगल है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू रहेगी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब करंट उस केस में क्या रहेगा, सो करंट ये 90 डिग्री पीछे रहेगा। करंट की वैल्यू इस प्रकार से रहेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में एंगल रहने वाला है 90 डिग्री। वोल्टेज लीड करेगा, करंट पीछे रहेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी हमने निकाल कर देखा था। सो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा इन इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज। इंडक्टर करंट लैग्स, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर कंजम्पशन निकालते हैं। पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर विल बी I इंटू वी। ठीक है, अब I की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये बन गया वी एम इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको आप माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी विल बी कॉस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी ये एक्चुअली है हाफ ऑफ साइन टू ओमेगा टी। कहाँ से लिखा सर ये आपने, तो देखो यहाँ पर लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, that is minus of sin pi by 2 minus omega t, that is minus of cos omega t। ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट हमें पता है sin 2 ओमेगा 2 थीटा या 2 ओमेगा टी लिखता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू 2 टाइम्स sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है,
सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब देखो, अब हम कहते हैं ये कोई भी इंस्टेंट की पावर है, एवरेज पावर क्या रहेगी? सो एवरेज पावर कंजम्पशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट पी एवरेज इक्वल टू, ये सब का एवरेज लेना पड़ेगा। अभी देखो, Vm इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये चेंज नहीं होने वाली है। Im इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। टू भी चेंज नहीं होने वाला है। सो एवरेज आ जाएगा साइन थीटा या साइन टू ओमेगा टी इस फंक्शन का। साइन टू थीटा इस फंक्शन, साइन फंक्शन का एवरेज ओवर अ साइकिल इज जीरो, क्योंकि साइन +1 से लेकर -1 में वाइब्रेट ऑसिलेट होता है। तो इसलिए आप कहोगे ये बन जाएगा माइनस ऑफ Vm इंटू आई एम अपॉन टू एवरेज ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी विच इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो लिखा? क्योंकि एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज जीरो ओवर अ साइकिल। सो एवरेज पावर कंजम्पशन in purely inductive circuit over a complete cycle is zero। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, एवरेज पावर सप्लाई टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओवर अ साइकिल इज जीरो। इसका मतलब क्या है ये जरा समझ लेते हैं। सो देखो, ये इंडक्टर मतलब इस प्रकार से कोई ना कोई कॉइल रहेगा। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार से ये कॉइल है। अब यहाँ पर ये करंट ने एंट्री की, यहाँ से बाहर निकला। तो करंट 0 टू आई एम ये इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट 0 टू आई एम इंक्रीज होगा। अब ऐसे वक्त क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है वैसे वैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखोगे आप तो यू विल रियलाइज ये नॉर्थ पोल आने वाला है, ये साउथ पोल आएगा।
करंट इंक्रीज हो रहा है, फील्ड सेटअप हो रही है, ठीक है। क्या होगा, कोर मैग्नेटाइज होगा। ऐसे वक्त यहां पर इस सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर्ड होगी। सो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप एंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। और यहां पर हम कहेंगे एनर्जी इज एब्सॉर्ब फ्रॉम सोर्स। सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो पहले यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी तो ये इंडक्टर क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं हो। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं हो मतलब यहाँ पर ये करंट बढ़ना ये इंडक्टर के लिए ऑब्वियस नहीं है। सो ये कंडक्टर में या सोलेनॉइड में करंट बढ़ाना, इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी। अब ये एक्सटर्नल एनर्जी जो कि वोल्टेज सोर्स के थ्रू आ रही है वो कहाँ जाएगी, दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज अ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें पता है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक एनर्जी करके, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, फिर वही सोलेनॉइड है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन भी सेम है, बट अब सिर्फ एक चीज अलग हो जाएगी। सर क्या अलग हो जाएगा, अब करंट डिक्रीज होने वाला है। करंट मैक्सिमम वैल्यू से जीरो के तरफ डिक्रीज होने वाला है। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सिर्फ शुरुआत में करंट बढ़ा फिर करंट कम हुआ, ठीक है। शुरुआत में करंट बढ़ा फिर करंट कम हुआ है, ठीक है। अब करंट जीरो के तरफ जा रहा है, डायरेक्शन वही है। सो अब क्या होगा, आपको पता है इंडक्टर क्या चाहता है, उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो। सो करंट अगर कम हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो इंडक्टर क्या चाहेगा, इंडक्टर चाहेगा ये करंट फ्लक्स चेंज नहीं हो जो करंट के कारण है। तो फिर ये क्या करेगा, ये सर्किट में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में करंट सेंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स है, लगे तो मैं ऐसा कहूंगा, यहाँ पर करंट कम हो रहा है तो फ्लक्स कम होगा, पर फ्लक्स रहेगा जरूर। करंट की डायरेक्शन सेम है तो पोलैरिटी भी वैसे के वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, अब देखो, हाँ अब क्या होगा इस केस में,
वोल्टेज इज नेगेटिव और इसके लिए एनर्जी इज रिटर्न बाय इंडक्टर। इंडक्टर उसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिटर्न करेगा। तो पहले पार्ट में इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करके स्टोर कर दी, दूसरे पार्ट में इसके पास जो एनर्जी है वो ये रिटर्न करने वाला है। ठीक है सर, ये कैसे कह रहे हैं हम? सो हमारा करंट का रिलेशन है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वी का रिलेशन है वी एम साइन ओमेगा टी, और पावर का रिलेशन है v इंटू आई। ठीक है, अब देखो करंट ने 0 से आई एम तक बढ़ना करंट ने 0 से आई एम तक बढ़ना मतलब हमारे फेजर डायग्राम के ऊपर की ये स्टेज रहने वाली है, यहां से यहां 0 टू आई एम। ठीक है, तो करंट 0 से आई एम तक बढ़ेगा तब ये कंडीशन है इन इंडक्टर करंट लैग्स, करंट पीछे है, वोल्टेज यहां आगे रहने वाला है। ठीक है, सो जब ये कितने से आगे रहेगा तो 90 डिग्री से आगे रहने वाला है, इसे थोड़ा समझ लो। हाँ, सो जब हमारा करंट यहाँ पर था 0 तब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम थी, पॉजिटिव थी। फिर करंट बढ़ने लगा 0 टू आई एम, वोल्टेज रिड्यूस हुआ वीएम से लेकर 0 तक, क्योंकि जब ये आई एम करंट का वेक्टर, करंट का फेजर यहाँ पर पहुंच जाएगा, वोल्टेज का फेजर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते करते यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है। करंट एंड वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज विल बी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। करंट एंड वोल्टेज दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पावर v इंटू आई ये पॉजिटिव रहेगी। पावर पॉजिटिव है मतलब सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है। दिस एनर्जी पर सेकंड, दिस पावर विच इज पॉजिटिव विच विल बी स्टोर्ड इन दिस सोलेनॉइड। तो शुरुआत में ये सोलेनॉइड एनर्जी स्टोर करेगा, कहाँ से आएगी? ये एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी आएगी। फिर क्या हुआ? देखो इस केस में तो देखो अब क्या हो रहा है, करंट आईएम से 0 पर जा रहा है, ये कंडीशन ऐसे रहेगी। करंट की शुरुआत की वैल्यू मैक्सिमम आई एम, करंट यहां पर है। अब वोल्टेज 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करने के लिए इसके आगे रहेगा यहां पर। ठीक है, अब देखो थोड़े समय के बाद वोल्टेज यहाँ पर पहुंच जाएगा और करंट 90 डिग्री पीछे कहीं तो यहाँ पर रहेगा। अब देखो यहाँ पर करंट पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव मतलब करंट की डायरेक्शन वही की वही है, हमारा भी कहना वही है। इसकी डायरेक्शन करंट का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से 0 टू आई एम बढ़ा, अब आई एम टू 0 कम हो रहा है बट डायरेक्शन सेम है, बट देखो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो रहा है। अब यहाँ पर P इक्वल टू V इंटू आई, ये प्रोडक्ट एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब निगेटिव आएगा। अब निगेटिव पावर मतलब क्या? तो निगेटिव पावर मतलब इसे अपने को ऐसा समझना पड़ेगा कि देखो करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, और इंडक्टर
ये इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनर्शिया जैसा काम करता है। ये इनर्शिया जैसा काम करता है, तो ये चेंज होने के लिए रेजिस्ट करेगा। चेंज होने के लिए रेजिस्ट करेगा। करंट के कारण फ्लक्स था, अब करंट कम हो रहा है इसलिए फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये इंडक्टर करंट बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब करंट बढ़ाना है तो इनको चार्जेस को मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए ये अपने पास की स्टोर्ड एनर्जी देगा। ये अपने पास की स्टोर्ड एनर्जी देगा, इसलिए देखो पावर कंजम्पशन बाय द सर्किट इज निगेटिव। मतलब अब सर्किट पावर नहीं ले रहा है, ये सर्किट पावर अपने पास स्टोर्ड पावर दे रहा है। सर्किट अपने पास की स्टोर्ड पावर दे रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा वो देखते हैं। अब Vm करंट जीरो हो गया, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। सो नाउ करंट becomes negative and increases from 0 to -Im। ठीक है, करंट 0 to -Im तक बढ़ेगा। अब करंट निगेटिव हो गया मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, पहले करंट यहां से अंदर जा रहा था, यहां से बाहर आएगा। बाहर आएगा मतलब अब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। सर आपने ये डायरेक्शन कैसे निकाली? राइट हैंड थंब रूल से। कॉइल के डायरेक्शन में, कॉइल में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स लेकर जाओ तो थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। इसके पीछे से, इसके पीछे से मेरी उंगलियां बाहर की तरफ आनी चाहिए। इसके पीछे से मेरी उंगलियां अगर बाहर की तरफ आएगी तो माय थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल। तो मुझे नॉर्थ फील्ड की, नॉर्थ साइड की डायरेक्शन मिल गई। अब देखो करंट जीरो से बढ़ रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो इस केस में क्या होगा। सिंस डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, polarity of magnet is also reverse, and both V and I are negative. Magnetic flux increases and energy is stored in coil, and power minus I minus V, that is V into I, that is positive। अब यहाँ पर फिर से पावर स्टोर्ड होगी, that is energy will be absorbed। ठीक है,
सर इसकी डायग्राम कैसे रहेगी? देखो इसकी डायग्राम बड़ी आसान है। कौन सी डायग्राम? फेजर डायग्राम निकाल रहे इस कंडीशन की। कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं? देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से। करंट, हमने करंट के टर्मिनोलॉजी में लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने करंट पहले दिखाया। करंट के साथ क्या हो रहा है? सो दिस इज V, दिस इज V, ये करंट है। सो देखो पहले पार्ट में करंट 0 to IM बढ़ा, दूसरे पार्ट में करंट IM से 0 हुआ। ठीक है, अब 0 मतलब यहां पर आकर करंट रुका है। शुरुआत यहां से हुई, यहां से यहां तक पहुंचा। दूसरे पार्ट में करंट यहां से यहां तक पहुंचा। अब करंट 0 से लेकर -IM तक जा रहा है। करंट शुरुआत में यहां पर है, अब यहां से -IM तक जा रहा है। वोल्टेज इसके 90 डिग्री आगे रहेगा। वोल्टेज ने इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब यू विल ऑब्जर्व, सर अब तो दोनों वैल्यूज निगेटिव आ रहे हैं। दोनों के प्रोजेक्शन अगर अपन लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज निगेटिव आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर निगेटिव, इसलिए तो हमने -I - V लिया है। इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल बी देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये तीसरे क्वाड्रेंट में नीचे निगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है, दोनों वैल्यूज निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। सो एनर्जी यहाँ पर एब्सॉर्ब होने वाली है, एनर्जी यहाँ पर एब्सॉर्ब होने वाली है। अब आखिरी पार्ट में क्या होगा? अभी करंट ये -IM पर जाकर रुकने वाला है। सो नाउ ये जो करंट है, current changes from -IM to 0। -IM से 0 पर करंट चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम इस केस में रखेंगे सिंस करंट डिक्रीजेस and hence magnetic flux decreases। Also core gets demagnetized। सो अब फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो फ्लक्स कम हो रहा है, क्यों? करंट कम हो रहा है इसलिए। इंडक्टर क्या चाहेगा? करंट कम ना हो। करंट कम ना हो तो उसे करंट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा ईएमएफ सेटअप करेगा कि जो करंट को सपोर्ट करेगा। वोल्टेज इस केस में पॉजिटिव रहेगा। पावर -I into V equal to negative, that is energy is supplied by inductor। एनर्जी किसको लग रही है? चार्ज को घुमाने के लिए। यहाँ पर अभी करंट कम हो रहा है तो इंडक्टर अपनी एनर्जी देगा और चार्जेस को घुमाने के लिए मदद करेगा। करंट बढ़ने वाला है। इसकी डायग्राम निकालनी है, निकाल लेते हैं। सो ये केस ऐसे रहने वाली है। डायरेक्शन अपोजिट है करंट की। करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। पोलैरिटी वैसे के वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, और फेजर डायग्राम कैसे रहेगी इस केस में?
अब देखो करंट कहाँ पर है, करंट माइनस आई एम से 0 पर जा रहा है, ये माइनस आई एम यहाँ से 0 की तरफ जाएगा, वोल्टेज लीड करने वाला है, करंट लैग करता है, तो वोल्टेज देखो इस प्रकार से पॉजिटिव रहेगा। अब वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, इसका मतलब क्या होने वाला है, पावर कंजम्पशन इस पार्ट में नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा है, ड्यूरिंग करंट सेटअप होने की प्रोसेस, करंट जब सेटअप हो रहा है तब एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, करंट जब 0 पर जा रहा है तब इंडक्टर एनर्जी दे रहा है, मतलब एनर्जी कंजम्पशन बंद होना होगा, एनर्जी देना शुरू हो जाएगा, फिर से करंट 0 टू माइनस आई एम जाएगा, सर्किट को मतलब सोर्स को एनर्जी देनी पड़ेगी जो इंडक्टर में स्टोर्ड होगी, और फिर इंडक्टर फिर अपनी एनर्जी वापस करेगा, और इस प्रकार से एनर्जी स्टोर्ड की, एनर्जी वापस ली, एनर्जी स्टोर्ड की, एनर्जी वापस ली, नेट एनर्जी कंजम्पशन विल बी 0, नेट एनर्जी कंजम्पशन विल बी 0। देखो इसके पावर कंजम्पशन का अगर ग्राफ निकालना है तो ये इस प्रकार से आने वाला है। तो देखो ये स्टार्ट है 0 1 2 3 4, साइकिल खत्म हो जाएगी, मतलब एंगल वाइज करंट का एंगल 0 है, करंट का एंगल π/2 है, करंट का एंगल पाई है, करंट का एंगल 3π/2 है, करंट का एंगल 2π है। ठीक है, एक साइकिल पूरी हो गई। शुरुआत में करंट की वैल्यू कितनी हुई, साइन करंट की वैल्यू 0 टू, मैं पाइप एंगल नहीं लिखता हूँ, एंगल लिखने से आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। शुरुआत में करंट की वैल्यू 0 टू आई एम बढ़ी, ठीक है, 0 टू आई एम टू 0, फिर 0 टू माइनस आई एम टू 0। अब देखो पहले पार्ट में जब करंट 0 टू आई एम बढ़ रहा था तब वोल्टेज Vm से 0 की तरफ जा रहा था, क्योंकि वोल्टेज आगे रहेगा, सो वोल्टेज कहां पर था, Vm से 0 की तरफ जा रहा था। ठीक है, देखो वोल्टेज आगे रहने वाला है, मतलब ये जो केस है होने वाली है, ये वोल्टेज की पहले ही हो जाएगी, फिर ये जो केस होने वाली है करंट की, ये वोल्टेज की इसके पहले होगी, और फिर आखिरी पार्ट में ये जो केस होने वाली है करंट की, ये वोल्टेज की अभी होने वाली है। आया क्या इतना पार्ट ध्यान में? सो अगर आपको और थोड़ा ठीक से अगर समझना है तो देखो ऐसा समझ लो, वोल्टेज π/2 इतना एंगल पहले, या T/4 इतना समय पहले ही शुरू हुआ, इसलिए तो वोल्टेज आगे है। और अब देखो ये दोनों ग्राफ फिर आपको सिमिलर लगेंगे, मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो सकता है, दिस ग्राफ्स आर सिमिलर। ठीक है, सिर्फ ये जो ग्राफ है रेड वाला, ये आगे है, ये लेट शुरू हुआ है, वोल्टेज का ग्राफ पहले शुरू हुआ है। ठीक है, अगर इतना ध्यान में आ गया तो ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब देखो करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर पावर कंजम्पशन पॉजिटिव रहने वाली है।
एक पॉजिटिव एक जीरो, इसलिए यहाँ पर जीरो हो गई वैल्यू, यहाँ पर एक जीरो दूसरा पॉजिटिव, वैल्यू जीरो रहेगी, बीच में दोनों पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बीच में पॉजिटिव रहेगी। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, करंट पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा। अब दोनों निगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर पावर कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगा। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पर पावर कंजम्पशन निगेटिव रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये ग्राफ्स दिखा सकते हो। इसका ग्राफ है ये पावर कंजम्पशन का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से इंडक्टर की एक साइकिल होती है। जब वहां पर करंट सेटअप होता है, फील्ड सेटअप होती है, तो इंडक्टर अपोज करता है फ्लक्स बढ़ने के लिए। इंडक्टर अपोज करता है, उसके अगेंस्ट फ्लक्स बढ़ाना है तो हमें पावर देनी पड़ेगी। फिर जब करंट कम होता है, फ्लक्स कम होता है, इंडक्टर कहता है फ्लक्स कम मत करो, मैं पावर देता हूं, करंट बढ़ाओ, फ्लक्स बढ़ाओ। फिर से करंट जीरो हो जाएगा। अब करंट फिर से निगेटिव के तरफ बढ़ेगा, तो निगेटिव के तरफ बढ़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा। इंडक्टर फिर से कहेगा फ्लक्स को चेंज मत करो, मैं उसे अपोज करूंगा। उसके अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए, उसके अपोजिशन, इंडक्टर के अपोजिशन क्यों अपोज करने वाला है, क्योंकि वो कहेगा करंट ने बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट के कारण ही तो फ्लक्स है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सो करंट के कारण ही फ्लक्स है। वो चाहेगा करंट नहीं बढ़ना चाहिए, वो अपोजिशन क्रिएट करेगा, इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्स को करंट उसके थ्रू फ्लो करना है, तो उसको पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट पावर विल बी स्टोर्ड एज अ मैग्नेटिक एनर्जी। एंड फिर फाइनली अब करंट माइनस आईएम से जीरो के तरफ जा रहा है, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। इंडक्टर चाहेगा फ्लक्स चेंज मत करो, मैं सपोर्ट करता हूं, मेरी पास की एनर्जी देता हूं। इंडक्टर ने एनर्जी दी, इसलिए एनर्जी कंज्यूम विल बी निगेटिव। और इस प्रकार से एक कंप्लीट साइकिल है ये वोल्टेज, करंट एंड पावर की। किस किस की है? वोल्टेज, करंट एंड पावर की, और इंडक्टर